फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप निरंतर पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और सभी कक्षाएं अच्छे से देख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अधिनियम के बारे में। हमारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जो आगामी कुछ महीनों में हमारे सामने आने वाली है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और हमारे खंड ब में दिया है नियम अधिनियम के बारे में। आज हम उनमें से एक अधिनियम जो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है दहेज निषेध अधिनियम के बारे में 1961 के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो पेपर में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए जानते हैं दहेज प्रतिशत अधिनियम क्या है और यह कब आया। तो इसे पारित करने की जो तिथि है, दहेज प्रतिशत अधिनियम को पारित किया गया था 20 मई। कब किया गया दोस्तों? 20 मई 1961 में। और इसे लागू 1 जुलाई 1961 में किया गया था। जब इसे लागू किया गया था तब इस अधिनियम में 10 धाराएं थी, किंतु इसमें कुछ संशोधन हुए। कब कब हुए? 1984 और 1986 में इस अधिनियम में 2 बार संशोधन किया गया। सबसे पहले संशोधन जब हुआ 1984 में, तब इसमें धारा 4 में क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? धारा क का सब क्लॉज 4 के मतलब 4 जोड़ा गया। और धारा 1986 में संशोधन जब किया गया तब धारा 8 में धारा ए और धारा बी को जोड़ा गया। इस तरह हमारे पूरे दहेज प्रतिशत अधिनियम में कुल 13 धाराएं हो गई। कितनी धाराएं हो गई? कुल 13 धाराएं। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा दहेज प्रतिशत अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं इसमें? कुल 13 धाराएं। और इसमें अध्याय नहीं दिए गए हैं, इसमें केवल कुल 13 धाराएं हैं। आइए जानते हैं हम एक एक करके पूरी धाराओं के बारे में। पहली धारा है हमारी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। और विस्तार कहाँ का है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। सब इससे पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जगह था, किंतु अब जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में है, अर्थात संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। और इसका प्रारंभ 1 जुलाई 1961 से किया गया। अगली परिभाषा है हमारी दहेज। दहेज की परिभाषा यह धारा 2 में दी गई है। दहेज की परिभाषा आइए जानते हैं दहेज क्या है। दहेज है विवाह के पूर्व या विवाह के दौरान या विवाह के बाद जब एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को कुछ मूल्यवान वस्तु दी जाती हैं, उपहार सहित या भेंट समेत ऐसे जब वस्तुएं दी जाती हैं तो उसे हम दहेज की कैटेगरी में मानते हैं। या विवाह में अधिकांशतः वर वधु को वधु पक्ष जो है वो क्या करते हैं? कुछ सप्रेम भेंट देते हैं, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, तो वह हमारे दहेज में आएगा। इसमें क्या होता है? मुसलमानों में मेहर की राशि दी जाती है। यह राशि किस तरह दी जाती है? विवाह के समय जब उनका निकाह होता है तब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को मेहर की राशि प्रदान की जाती है। अर्थात एक बोला जाता है कि मेहर की राशि हम इतनी देंगे। यदि उनके बीच में कभी तलाक हो गया तो अब मेहर की राशि किसे दी जाती है? उसकी पत्नी को मेहर के रूप में वह राशि दी जाती है, उसे दहेज के रूप में नहीं मानेंगे। यह आप बात याद रखिएगा। अगली धारा है हमारी धारा 3, दहेज देने या दहेज लेने पर सजा। तो इसमें क्या होता है? जब शादी होती है, विवाह के पहले या विवाह के बाद या विवाह के समय, जब वर पक्ष को वधु पक्ष के द्वारा दहेज दिया जाता है या दहेज लिया जाता है वधु पक्ष के द्वारा, देने या लेने, इस पर क्या दी गई है? सजा दी गई है। कितनी सजा दी गई है? 5 साल की सजा। कितने साल की? 5 साल तक का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना। 15,000 यह निश्चित राशि नहीं है। यदि दहेज की राशि अधिक है, दहेज जो है अधिक का मूल्य का है, तो उसे दहेज के मूल्य की रकम तक जुर्माना दिया जाता है। अगली धारा है हमारी दहेज मांगने के लिए सजा। क्या है? दहेज मांगने के लिए सजा। कोई वर या उसका रिश्तेदार वधु पक्ष से कोई दहेज की मांग करता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों? 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और जुर्माना कितना हो सकता है? 10,000 रुपये तक का। 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अगली धारा है हमारी धारा 4A, विज्ञापन पर पाबंदी। इस धारा में क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री का बायोडाटा या अन्य नातेदार के विवाह के बारे में
कोई भी समाचार पत्र में या फिर नियतकालिका पत्रिका किसी भी तरह की सूचना सार्वजनिक रूप से करता है और उसमें अपनी संपत्ति का विवरण देता है, या फिर जो भी जानकारी कि हम इतनी मांग रखेंगे, इतना देना होगा, इस तरह के विज्ञापन पर क्या कर दी गई है, पूर्णतः पाबंदी कर दी गई है। यदि कोई ऐसा विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा तो उसे 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा हो जाएगी और 5 वर्ष का जुर्माना। कितने वर्ष का? 5 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक मतलब 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। कितना होगा? 5 वर्ष की सजा हो जाएगी और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगली धारा दोस्तों हमारी धारा 5 कितनी है? धारा 5। इसमें दिया गया है दहेज लेने या दहेज देने के करार का जो है क्या होगा, वह शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य माना जाएगा। यदि दहेज के समय, दहेज के पूर्व यदि कागजों में एक क्या होता है कि हम लिखवा लेते हैं, राजीनामा बना लेते हैं या फिर हम कुछ लिखवा लेते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? दहेज, मतलब दहेज भाई इतना शादी के समय इतना देना होगा आपको, तब हम आपकी बेटी को खुश रखेंगे, ऐसा वैसा। तो उसमें क्या होगा कि क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। दहेज के बारे में लिखी हुई पढ़ा मतलब कागज जो भी बने होंगे उसे क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। अगली धारा है हमारी धारा 6। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। यदि उसके पत्नी की किसी भी वक्त मृत्यु हो जाती है तो उसका दहेज किसे होगा? उसके वारिसों के लिए होगा। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है वह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह दहेज किसको प्राप्त होगा? यदि वह दहेज विवाह से पहले प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के 3 माह तक उसे वापस करेगा। यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो वह उसे 3 माह के अंदर उसे क्या करेगा? वापस करना होगा। यदि नहीं करता है तो कम से कम उसे 6 माह और 2 साल की सजा होगी और 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। यदि वह नाबालिग थी लड़की और उस समय दहेज दिया गया था तो उसे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के 3 माह भीतर उसे वापस करना होगा। यदि संपत्ति की जो है यदि उसकी जो स्त्री है, यदि उसका कोई पुत्र होगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह किसका होगा? वह दहेज वह उसके पुत्र का होगा। यदि ऐसी स्थिति में स्त्री की मृत्यु हो जाती है विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है या किसी भी तरह हो जाती है तो वहाँ ऐसी संपत्ति को किसे दिया जाएगा? यदि संतान नहीं होगी तो उसके माता पिता को, यदि संतान है तो वह उसको संतान को दी जाएगी। अगली धारा की ओर चलते हैं। हमारी अगली धारा है अपराधों का संज्ञान। क्या है दोस्तों? धारा 7 में अपराधों का संज्ञान। इसमें क्या दिया गया है? इसका जो भी अपराधों का संज्ञान होगा कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट अर्थात जिला न्यायाधीश या प्रथम वर्ग न्यायाधीश से कोई भी छोटा कार्यालय इस अधिनियम में इसके अपराध पर विचार नहीं करेगा। कोई भी न्यायालय इस अपराध पर तभी संज्ञान लेगा जब शिकायत पुलिस रिपोर्ट व व्यथित व्यक्ति या परिजन के द्वारा दी जाती है। धारा अगली है हमारी धारा नंबर 8। अपराधों का कुछ प्रयोजनों के संज्ञेय होना या जमानती होना और असमनीय होना। यदि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी की जाएगी तो क्या होगा? उसकी प्रत्येक स्थिति में अपराध अजमानती और असमनीय होगा। क्या होगा? उसकी जमानत नहीं होगी और वह किसी भी तरह से बाहर नहीं आ पाएगा। उसे बिना वारंट के लिए ही दहेज अपराध में क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 8 का। क्या है दोस्तों? धारा 8 का कुछ मामलों में सबूत का भार होना। क्या है? कुछ मामलों में सबूत का भार होना। धारा 3 में क्या दिया गया था? दहेज लेने और दहेज देने पर, और चौथा था हमारे दहेज मांगने पर जो भी अपराध किए गए हैं उन अपराधों को साबित करने का भार किस पे होगा? जो व्यक्ति होगा, जो व्यथित व्यक्ति होगा जिसने अपराध किया होगा उसे खुद ही क्या करना पड़ेगा? अपने अपराधों को मतलब उसके सबूत देने पड़ेंगे कि मैंने यह नहीं किया है। इसमें वकील कोई कार्य नहीं करेगा। इसमें उसी व्यक्ति पर क्या होगा? सबूत का भार होगा कि वह खुद ही अपनी धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है, वह खुद ही साबित करे। हमारी अगली धारा है 8 ख। क्या है दोस्तों? 8 ख दहेज प्रतिषेध अधिकारी। क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। इसमें क्या दिया है? राज्य सरकार उतने ही दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे। प्रत्येक दहेज जो है प्रतिशत अधिकारी निम्न शक्तियों का उपयोग करेगा। जैसे यह देखना कि अधिनियम में उपबंधों का जो पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दहेज लेने या देने के दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को असंभव रूप से रोकना।
अर्थात दहेज प्रतिशत अधिनियम को पूर्णतः बंद करना, दहेज को जो है पूरी तरह क्या करना, बंद करना। यह किसका कार्य है? दहेज प्रतिशत अधिकारी का कार्य है। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी साक्ष्य को एकत्रित करना जो आवश्यक है, और दहेज निषेध अधिकारी को अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की भी नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कम से कम कितनी महिलाएं होंगी? 2 महिलाएं होंगी, और 5 सामाजिक कार्यकर्ता क्या होंगे? 5 कल्याण कार्यकर्ता होंगे। अगली धारा है हमारी धारा नंबर 9। क्या है धारा? धारा नंबर 9। धारा 9 में दिया गया है नियम बनाने की शक्ति। इसमें केंद्र सरकार इस अधिनियम के संबंध में नियम बना सकेगी। कौन बना सकेगा? दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसमें वह केंद्र सरकार अपने अनुसार नियम बना सकेगी। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम संसद के सत्र समय में 30 दिन के लिए रखा जाएगा। कितने दिन के लिए रखा जाएगा? 30 दिन के लिए रखा जाएगा। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाने की शक्ति पूर्णतः दी गई है। धारा 10 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। यह राज्य के द्वारा नियम बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल में रखना पड़ेगा। इन नियमों को जो भी राज्य सरकार नियम बनाएगी वह उसे क्या करेगी? राज्य विधानमंडल में रखना पड़ेगा, और केंद्र सरकार बनाएगी तो उसे संसद में 30 दिन के भीतर रखा जाएगा। यह हमारे दहेज प्रतिशत अधिनियम से हमारी सभी धाराएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है और अगले आप ऐसे अधिनियम चाहते हैं तो आप हमारी कक्षा को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।